हेलो दोस्तों, क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग प्रिज्म स्टार्ट करने वाले हैं और ये प्रकाशिकी का लेक्चर नंबर 19 यानी 19 है। तो आप सभी बच्चों का हमारी अपनी प्यारे सी यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो प्रिज्म होता क्या है? तो प्रिज्म को हम देख सकते हैं कि प्रिज्म में 1, 2 और ये 3 आयताकार, एक सामने त्रिभुज और एक पीछे त्रिभुज, 2 त्रिभुजाकार, 3 आयताकार सतह होती हैं। ठीक है, तो प्रिज्म कांच का बना एक पारदर्शी पदार्थ होता है जिसमें 3 आयताकार व 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ या सतह होती हैं। प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म कोण किसे कहते हैं वो भी देख लेते हैं। अगर हम सामने की ओर से देखें तो ये एक आयताकार, ये आयताकार, ये आयताकार, सामने त्रिभुज पीछे त्रिभुज। अगर सामने की ओर से देखेंगे तो ये हमें त्रिभुज ऐसे ही है, त्रिभुज ये पूरा प्रिज्म। तो ये पूरा सामने से देखेंगे तो ये त्रिभुज दिखाई देगा। और यहां से हमने एक किरण आपतित की है, एक किरण आपतित की है। अभी हम बताएंगे प्रिज्म कोण क्या है। ये आपतित किरण है, तिरछा आपतित किया गया है। कौन सी किरण है ये? आपतित किरण। ठीक है, ये आपतित हुई है, ये जिस बिंदु पर आपतित हुई वो आपतन बिंदु होता है, उसका कुछ नाम भी हम दिए दे रहे हैं P। अब ये जिस बिंदु पर आपतित है ये यहां पर आकर के रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां का माध्यम बदल रहा है। माध्यम बदलेगा तो वेग बदलेगा, क्योंकि अपवर्तनांक बदल जाता है। तो जिस बिंदु पर ये आपतित है उस बिंदु पर अभिलंब खींचेंगे। तो ये समतल पृष्ठ है तो इसका अभिलंब कुछ ऐसे होने वाला है। ये हो गया इसका अभिलंब। ठीक है, अब क्योंकि ये सीधी तो जाने वाली है नहीं, ये प्रकाश किरण सीधी तो जाएगी नहीं। ठीक है, ये अपने मार्ग से कुछ विचलित होगी, या तो अभिलंब की ओर आएगी या तो दूर हटेगी। तो ये कहां से कहां जा रही? विरल से सघन में। तो विरल से सघन में जाती कोई प्रकाश किरण तो वो अभिलंब की ओर झुकती। अभिलंब यानी ये अंदर की ओर आने वाली है, तो ये कुछ ऐसे चली जाएगी। अब यहां पर भी आकर के रुक जाएगी। अभी तो पहले पृष्ठ से हुआ है अपवर्तन, अब ये इस बिंदु पर भी आकर के रुक जाएगी, क्योंकि यहां का माध्यम इस समय कैसा है? सघन, और बाहर का माध्यम क्या है? विरल। माध्यम बदला यानी वेग बदला, अपवर्तन की घटना होगी। तो यहां से ये किरण आकर के फिर से रुक जाएगी। तो अब ये फिर से रुक जाएगी, तो जिस बिंदु पर रुकी है उसका कुछ नाम भी होगा, अभी हम आगे नाम दे देंगे। तो जिस बिंदु पर ये रुकी है ये आपतन बिंदु इसका है, और आपतन बिंदु पर हम क्या खींचेंगे? अभिलंब। तो ये एक समतल पृष्ठ है, तो समतल पृष्ठ का अभिलंब एक सीधी रेखा होती है, तो ये अभिलंब हमने खींच दिया। ठीक है, अब ये क्या होगी? क्या ये सीधी जाएगी? सीधी जाएगी नहीं, विरल में जा रही है तो ये अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये सीधी ना जा करके अभिलंब से दूर हटेगी, तो ये कुछ ऐसी चली जाएगी। और इस किरण का नाम है निर्गत किरण। तो हम यहां से देख सकते हैं प्रकाश किरण ऐसे आपतित हुई है और ऐसे निकल रही है। यानी अब देखेंगे अगर तो प्रिज्म की इन दो सतह पर अपवर्तन हो रहा है, इन दो सतहों पर अपवर्तन हो रहा है। तो प्रिज्म की जिन सतहों पर अपवर्तन होता है उनके मध्य जो कोण बनता है, अब ये सतह आपस में कहां मिल रहे? ऊपर। तो इनके बीच जो कोण बनेगा उसे प्रिज्म कोण कहते हैं, और उसको ए से लिखा भी जाता है। ठीक है ना। अब एक चीज और देखेंगे यहां पर, एक और परिभाषा की विचलन कोण क्या है। तो आपतित किरण ये ऐसे जा रही है, ये कितना अपने मार्ग से विचलित हुई है? निर्गत किरण। ये तो ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है, यानी इसको अगर हम पीछे लेकर के आएंगे तो इन दोनों के बीच जो कोण बनता है यही कहलाता है विचलन कोण, और जिसको डेल्टा से लिखा जाता है। तो ये आपतित किरण अपने मार्ग से कितना विचलित हुई? इतना विचलित हुई, यही इसका क्या कहलाएगा? विचलन कोण। ठीक है, अब नाम दिए दे रहे हैं, इस बिंदु का हम नाम दिए दे रहे हैं Q, और इसका R, और इस बिंदु का नाम दिए दे रहे हैं S। अब हमको करना कुछ नहीं, हमको I और R के मान उठा करके स्नेल के नियम में रखना है। अब इस बिंदु का सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या नाम हम दिए दे रहे हैं मान N2, और विरल का अपवर्तनांक क्या है? N1। ठीक है, विरल का अपवर्तनांक कितना है? N1। तो माना ABC एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण A है।
प्रिज्म के चारों ओर का माध्यम विरल जबकि प्रिज्म का माध्यम सघन है। बस इतना स्टेटमेंट लिखना है। प्रिज्म की परिभाषा एक बार फिर से लिख लीजिए। प्रिज्म कांच का बना वह पारदर्शी पृष्ठ होता है जिसमें 3 आयताकार और आगे और 2 पीछे, एक आगे एक पीछे 2 त्रिभुजाकार सतह होती है। यह कांच का बना ऐसा पारदर्शी पदार्थ जिसमें 3 आयताकार हुआ तो 2 त्रिभुजाकार सतह हो, पृष्ठ हो, उसे प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म कोण किसे कहते हैं? प्रिज्म की वह सतह जिस पर प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया हो रही है, घटना हो रही है, उसके बीच जो कोण बनता है उसी का नाम है प्रिज्म कोण। अब विचलन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और निर्गत किरण इन दोनों के बीच बना कोण, यह कहलाता है विचलन कोण। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो चलिए अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चतुर्भुज लेंगे ए पी क्यू आर। तो चतुर्भुज ए पी क्यू आर में चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360। तो कोण ए प्लस कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 360 अंश। अब एक चीज यहां पर देखते हैं, ये चतुर्भुज लिया गया है तो ये अभिलंब है, तो ये कोण कितने अंश का बनेगा? 90 अंश का। यहां से आर कितने अंश का होगा? 90 अंश का। तो क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? देख सकते हैं क्यू किसके बीच है? पी और आर के बीच। तो पी क्यू आर लिखो या आर क्यू पी, जो कोण होता है उसको बीच में रखते हैं। ठीक है, तो एक कोण ए जो है ए के बराबर है, कोण पी कितने अंश का है? 90 अंश का। कोण क्यू को क्या लिख सकते हैं? पी क्यू आर। ठीक है, कोण पी क्यू आर और आर कितने अंश का है? 90 अंश का, बराबर कितना है? 360 अंश। 90 90 180 प्लस का इधर आएगा माइनस का, 360 से घटाएंगे 180 तो 180 बचेगा और इधर कितना बचा? ए प्लस कोण पी क्यू आर। ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसमें क्यू है। ठीक है, क्या है? इसमें क्यू है, तो ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो ये वाला त्रिभुज लेंगे तो इसमें ये वाला कोण, अब ध्यान से समझिए, ये आपतित किरण है, ये है अभिलंब, इन दोनों के बीच कोण क्या बनता है? आई। अब ये है अपवर्तित किरण और ये अभिलंब है, इनके बीच कौन सा कोण बनेगा? आर। ठीक है, अब ये अपवर्तित किरण ही है और ये अभिलंब, इनके बीच कौन सा कोण बनेगा? आर बनेगा। दोनों आर कोई जरूरी नहीं बराबर हो, तो एक का नाम R1 दूसरा R2 रख सकते हैं। जब कहेगा कि बराबर होंगे तब हम R रखेंगे, नहीं कह रहा तो R1 R2 रख देंगे। ठीक है, अब ये हो गई निर्गत किरण और ये कौन सी किरण है? ये अभिलंब है। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनेगा? निर्गत कोण, एक्सटर्नल एंगल E बनेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये वाला हम त्रिभुज ले रहे हैं पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर में ये वाला कोण P R1 है, कोण Q को क्या लिख सकते हैं? देखो Q किसके बीच है? P और R के बीच। तो Q को लिख सकते हैं कोण P क्यू आर प्लस आर। आर कितना है? R है R2 और बराबर में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 ये है और ये 2 नाम दे देंगे, 1 और 2 की तुलना कराएंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। हमको करना कुछ नहीं, हम I और R के मान निकालेंगे, स्नेल के नियम में डालेंगे, बस यही चीज करना है। वो कैसे करेंगे वो यहीं पर देखते रहिए बस। तो RHS बराबर तो इनका LHS भी बराबर होगा, तो A प्लस कोण P क्यू R बराबर, यहां पर क्या है? R1 प्लस कोण P क्यू R प्लस R2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A का मान कितना मिला? R1 प्लस R2। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। हमको R का मान A के टर्म में मिला या A का मान R के टर्म में मिल गया है। अब हम I की ओर बढ़ेंगे। किसकी ओर बढ़ेंगे? I की ओर बढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं,
आपतन कोण आई का मान हमको निकालना है। अब उसके लिए करेंगे क्या, हम यहां पर देखेंगे, ये वाला आई है तो ये वाला भी कितना होगा, आई होगा, ये टोटल आई होगा। लेकिन हमको ऊपर वाला कोण चाहिए, ये टोटल आई है, चाहिए हमको ऊपर, यानी नीचे वाला नहीं चाहिए तो नीचे निकाल लेंगे, तो ये बचेगा कितना, आई माइनस R1। ठीक है, ये टोटल कितना है, आई है, टोटल आई है, ये निकालेंगे, ऊपर बचेगा आई माइनस I1। ये टोटल कितना है, ये ई है ना, शीर्षाभिमुख कोण, अपोजिट एंगल, ये ई है तो ये भी ई होगा, है ना। अब हमको ऊपर वाला कोण चाहिए इतना, तो टोटल ई है, उसमें से ऊपर वाला चाहिए, तो ये वाला हम नहीं लेंगे, तो ये वाला बंद कर देंगे यानी निकाल देंगे, तो ई माइनस R2 ये हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर बहिष्कोण लगा रहे हैं। बहिष्कोण का मतलब क्या होता है, जैसे यहां पर समझिए, अगर ये वाला कोण x है और ये वाला कोण y है, तो बाहर वाला कोण हमेशा कितना होगा, x प्लस वाई। तो यहां से देख सकते हैं ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज में, बाहर वाला कोण कितना है, डेल्टा, ये वाला कोण कितना, I माइनस R1, ये कितना है, E माइनस I2। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला मिलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिलता है बाहर वाला। तो कौन सा त्रिभुज, ऊपर वाला, PRS, त्रिभुज PRS में। ठीक है, बहिष्कोण कितना है, डेल्टा। कब मिलेगा, जब अंदर वाले दोनों को जोड़ेंगे, जैसे सेम ये वाला दोनों जोड़ा गया तो बाहर, बाहर वाला कोण किसके बराबर, अंदर को जोड़ेंगे तो बाहर वाले योग के बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बाहर वाला, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बाहर वाला मिलेगा। I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो कितना बचा, I प्लस E माइनस कॉमन R1 प्लस R2 बचा। R1 प्लस R2 किसके इक्वल है, A के इक्वल। तो डेल्टा बराबर कितना हो गया, I प्लस E माइनस A। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर बन गया हमारा 4। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर एक ग्राफ बनाते हैं, अल्पतम विचलन। ये एक ग्राफ पूछा भी जाता है। ये आपतन कोण है, और ये है विचलन कोण। विचलन कोण और आपतन कोण के मध्य ग्राफ, ये कुछ ऐसा होता है, परवलय जैसा। ठीक है, तो विचलन कोण ऊपर नीचे जाएंगे तो विचलन कोण यानी डेल्टा, और बाएं दाएं जाएंगे तो आपतन कोण यानी आई मिलेगा, है ना। आपतन कोण और विचलन कोण के बीच ये ग्राफ है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो इस पॉइंट पर इससे कम विचलन कोण नहीं हो सकता। इस पॉइंट पर अब नीचे नहीं आ रहा है ग्राफ, यानी कि विचलन कोण अब नीचे नहीं आएगा, यानी इसका मान नीचे अब नहीं आएगा, ऊपर जाता है बढ़ता है, नीचे आने पर घटता है। तो इस स्थिति में विचलन कोण सबसे छोटा है, सबसे कम है, तो इसको कहते हैं अल्पतम विचलन कोण, जहां पर विचलन कोण का मान सबसे न्यूनतम होता है। उस केस में यहां से अगर सीधी रेखा खींचेंगे तो आपतन कोण जो कि है वो किसके इक्वल हो जाता है, निर्गत कोण, या इस केस में जो निर्गत कोण होता है वो आपतन कोण के इक्वल हो जाता है। अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम डेल्टा का मान जब न्यूनतम होगा तो उस केस में ई निर्गत कोण आपतन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, आई ई जो है आई के बराबर और साथ ही साथ R1 R2 के बराबर, तो इसलिए इसको डायरेक्ट हम क्या मान लेते हैं, R1 बराबर R2 बराबर R। अब आगे मान उठा करके यहां पर डालेंगे, समीकरण 3 कैसा होगा,
समीकरण 3 कैसा होगा, ए बराबर R1 भी R के बराबर, R2 भी R के बराबर, तो R प्लस R जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2R ए के बराबर, तो R बराबर कितना हो जाएगा a/2, अपवर्तन कोण मिल गया। समीकरण 4 में डालेंगे जब 4 में, तो डेल्टा डेल्टा m जाएगा, डेल्टा अल्पतम विचलन की स्थिति में बराबर I प्लस ई किसके बराबर, ई जो है I के बराबर और माइनस का ए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां से I का मान निकालेंगे, I और I 2I हो जाएगा, a माइनस का उधर जाएगा प्लस का, डेल्टा m प्लस ए, तो I का मान कितना हो गया यहां से a प्लस डेल्टा m, ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस डेल्टा m/2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको हम इरेज कर रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, स्नेल का नियम लगाएंगे, ठीक है। स्नेल I और R मिल गए, अब स्नेल नियम में डालेंगे। स्नेल नियम से क्या होता है, स्नेल का नियम, प्रकाश n1 से कहाँ जा रहा है n2, 1 n2 इज इक्वल्स टू n2/n1। प्रकाश n1 से n2 में जा रहा है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक किसका, दूसरे का, जहां से आ रहा है उसके सापेक्ष, तो कहाँ को जा रहा है, दूसरे वाले में, तो इसका अपवर्तनांक ऊपर प्रिज्म में जा रहा है, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक ऊपर और नीचे यहां से आ रहा है विरल माध्यम का अपवर्तनांक साइन I बटे साइन R, मान उठा करके डालेंगे, तो n2/n1 साइन I का मान कितना आया, a प्लस डेल्टा m/2 बटा साइन R का मान कितना आया है a/2। अब यदि विरल माध्यम के रूप में क्या लिया जाए, विरल माध्यम के रूप में, विरल माध्यम के रूप में यदि हम वायु ले, तो n1 का मान कितना हो जाएगा, एक विरल माध्यम का अपवर्तनांक 1, तब उस केस में सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा उसको हम n2 जो कि है उसको हम क्या मान लेंगे, n मान लेंगे डायरेक्ट, जो कि प्रिज्म का ही अपवर्तनांक है। n2 किसका है, सघन माध्यम यानी प्रिज्म का अपवर्तनांक। तो पहला माध्यम विरल है, यानी विरल माध्यम के रूप में हमने वायु माना, तब n1 का मान, वायु का अपवर्तनांक 1 हो जाएगा, यानी n1 का मान 1 हो जाएगा। तब उस केस में जो सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2 है उसको हम डायरेक्ट n लिख देंगे, क्योंकि n1 1 हो रहा है। डालेंगे तो क्या हो जाएगा, n2 यानी n, n1 यानी 1, यानी n/1 n ही हो जाएगा, बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2, ये बन गया इसका डेरिवेशन, ठीक है। अब एक खास बात और है, और वो क्या है कि यदि प्रिज्म पतला हो, जो प्रिज्म प्रयोग में लिया जाएगा वो पतला होगा, तब क्या होगा, पतले प्रिज्म के लिए ये नोट में लिख लेना, क्योंकि आगे प्रोसेस यहीं से चलेगा। पतले प्रिज्म के लिए इसका न्यूमेरिकल भी बहुत पूछा जाता है। जो साइन थीटा है वो डायरेक्ट किसके बराबर होगा, थीटा के, क्योंकि जब प्रिज्म पतला है तो कोण भी पतले यानी कम कम आएंगे, न्यूनतम आएंगे। तो साइन थीटा, थीटा का मान छोटा है तो साइन थीटा छोटा होगा, तो डायरेक्ट हम साइन थीटा की जगह पर थीटा डालेंगे, साइन थीटा की जगह पर थीटा। यहाँ थीटा कितना, n बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा की जगह पर कितना लेना है, जो कोण है, साइन के जस्ट बाद जो होता है उसी को कोण कहते हैं। ये कोण है a प्लस डेल m/2 अपान, यहाँ से कितना बचेगा a/2, 2 से 2 कैंसिल, a का गुणा इधर n से, तो an हो जाएगा बराबर a प्लस डेल्टा m। डेल्टा m का मान निकालेंगे, a इधर आया माइनस, an माइनस a, तो डेल्टा m बराबर कितना हो जाएगा, दोनों में कॉमन है a, n-1। ठीक, पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान ये है।
ठीक है, बस यहीं पर ये वीडियो समाप्त करते हैं।